साथ अपने ऐप SCTI मस्ती पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। जी हां दोस्तों, इससे हर एक कंपटीशन में प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज जानिए और देखिए क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। नहीं, किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है कि भारत की सरकार के लिए मार्गदर्शक निर्देश है। भारत की सरकार के लिए क्या है? मार्गदर्शक निर्देश है कि आपको कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। और इसका अगर मैं संविधान के भाग में चलूं तो संविधान के किस भाग में है? तो इस संविधान के भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद जो है 36 से 51 में वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर कोई पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 4 में है। 51 किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो 36 से लेकर 51 तक है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बना दिया है दोस्तों। एक छाता रानी, एक छाता रानी, एक छाता रानी का मतलब छाता से यहां हो जाएगा 36, एक से क्या हो जाएगा 51, और राज से हो जाएगा राज्य, और नी से हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। तो एक छाता रानी, एक छाता रानी को याद रखेंगे तो ये आपका अनुच्छेद नहीं भूल पाइएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक है। ठीक है। अब भारतीय संविधान अनुच्छेद 37 के अधीन लिखा है कि भाग 4 न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस अनुच्छेद में लिखा है कि भाग 4 न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है? वाद्य योग्य का मतलब आप अगर इसका हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। उसके लिए निर्देश है। अब वो जो आपके लिए करे या ना करे उसका अधिकार है। अगर उसमें कुछ हो रहा है तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। यही बात, यही कह रहा है ये लाइन कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 37 के अधीन लिखा है कि भाग 4 न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है, अर्थात राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत गैर वाद्य योग्य है। क्या है? गैर वाद्य योग्य है। आप न्यायालय इसके लिए नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 36 में कुछ हम इसमें इंपोर्टेंट जो अनुच्छेद है उसको मैं बता देता हूं। अनुच्छेद 36 जो है राज्य की परिभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा का वर्णन। ठीक है। अनुच्छेद 37 अभी बता ही दिया कि नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की शरण जो है संभव नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 37। ठीक है। अनुच्छेद 38 जो है लोक के कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 38 में तो हो गया लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो अनुच्छेद 40 में यह है कि राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियां प्रदान करेगा। राज्य जो है ग्राम पंचायतों का बढ़ावा देगा और उन्हें शक्तियां प्रदान करेगा। अनुच्छेद 41 में क्या है? तो राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। अनुच्छेद 41 भी इंपॉर्टेंट है कि राज्य जो है आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। जो पिछड़े वर्ग हैं, जो समाज में पिछड़े पायदान पे हैं, तो उनको आर्थिक भी मदद करेगा और शैक्षिक दृष्टि से विशेष ध्यान रखकर योजना चलाकर
सरकार जो उसको भी मेन स्ट्रीम में, मेन धारा में लाने की क्या करेगी, प्रयास करेगी। तो वो अनुच्छेद 41 है। अनुच्छेद 44 क्या है, राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 44 राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 का क कहता है कि उस, या कोई कहे कि अनुच्छेद 48 के क में क्या है। अनुच्छेद 48 को कहता है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। तो पर्यावरण संबंधी चीज इंपोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए क्या है, इंपोर्टेंट अनुच्छेद है 48 का क। राज्य है जो है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 50 जो है राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा। ये भी इंपोर्टेंट है। राज्य जो है क्या करेगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा। नहीं, अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति का वर्णन जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा अंतर्राष्ट्रीय पंच निर्णयों पर आधारित है। यानी यही आपको याद रखना है अनुच्छेद 51। ठीक है, शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय। तो ये सारे जो मेन अनुच्छेद है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक है। मूल्य कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, कि भारतीय नागरिकों को कुछ मूल कर्तव्य दिए गए हैं कि आपको कैसा आचरण करना है, व्यवहार करना है। ठीक है, तो वो तो मैं नहीं लिख रहा हूं, शॉर्टकट में ही बता दे रहा हूं। जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले मूल कर्तव्य को कब संविधान में शामिल किया गया, तो आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख था। सुनेंगे, ये जो आपातकाल का दौर था, जब भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था, तब जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख था, जिसमें 10 को कर्तव्य बताया गया था। तो ये मूल संविधान में 10 कर्तव्य का उल्लेख है। लेकिन अभी वर्तमान में कोई पूछे कि वर्तमान में कितने मूल्य कर्तव्य है, 11 वर्तमान में, मूल संविधान में 10। तो ये 11वां कौन सा आ गया, तो ये कह रहा है कि वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य है। 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य है। एक 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। यही एक नया ऐड हुआ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत।